देखिएगा यहाँ पर एक फिगर दे रखी है, ब्लैक से पी क्यू आर ये एस है, अंदर टी है। गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर जो है और एंगल पी आर क्यू जो है ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जो पी क्यू आर है, आप क्या करिए कि जब दोनों ही एंगल इक्वल है तो इसको भी एक्स मान लो और इसको भी एक्स मान लो, इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ लिख दीजिए से। अगर शुरुआत में किसी चीज़ को माना जाता है ना तो हम लेट लिख देते हैं या सपोज लिख देते हैं, और अगर बाद में किसी चीज़ को माना जाता है तो उसको बाद में हम से लिख देते हैं। से का मतलब भी वही है जो लेट और सपोज का मतलब होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए एक्स। अब इसमें करना क्या है, वो बोल रहे हैं कि प्रूव करो एंगल पी क्यू एस। एंगल पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ये हमको प्रूव करना है। अब इसमें क्या करना होगा देखिएगा, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर। हाँ, तो हम ये कहेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस एक्स को उधर ले जाइए, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसी तरह से मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि पी आर क्यू और पी आर टी ये दोनों एक ही पॉइंट पर बनने वाले, एक स्ट्रेट लाइन पर एक ही पॉइंट पर बनने वाले दो एंगल्स हैं। तो इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। तो हम क्या बोलेंगे, एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये वाला एंगल एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम कितना हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब ये जो पी आर क्यू है, ये पी आर क्यू कितना है, एक्स है, एक्स प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस एक्स, ठीक। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो आप ये देखिएगा कि एंगल पी क्यू एस ये भी 180 माइनस एक्स, एंगल पी आर टी ये 180 माइनस एक्स, तो पी क्यू एस और पी आर टी दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड,
बेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, और यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। PQS इज इक्वल टू PRT हो गया, ठीक है। अच्छा, और बताइए क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो? ये हो गए थे? नहीं हुए? चलिए कोई बात नहीं, आसान है ये बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इसमें है इन फिगर 6.14 लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O if angle POY is equal to 90 degree and A is to B is equal to 2:3, find C। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है हमको XY, XY एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है MN, एक स्ट्रेट लाइन है XY और एक स्ट्रेट लाइन है MN, और ये दोनों जो लाइन्स हैं ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर एक पॉइंट O है, ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इसी पॉइंट पर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता है। परपेंडिकुलर कैसे पता चलता है? जो इस तरीके का सिंबल बनाया जाता है ना, ये परपेंडिकुलर के लिए बनाया जाता है 90 डिग्री का सिंबल होकर, ठीक है। अब ये वाला एंगल है A, ये वाला एंगल है B, और ये वाला एंगल है C। A B C, ये 3 एंगल दे रखे हैं। वो बोल रहे हैं कि एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो तो समझ में आ ही रहा है कि POY 90 डिग्री के इक्वल है, तो समझ में आ ही रहा है। उसके अलावा A इज टू B जो है उसका रेशो दे रखा है 2:3, ठीक है। तो गिवन A इज टू B गिवन A इज टू B इज इक्वल टू 2:3। तो जब भी कभी रेशो दे रखा होता है तो हम ये कहते हैं कि दोनों ही जो नंबर हैं उन दोनों नंबर में कोई एक कॉमन नंबर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे दे रखा है कि A और B का रेशो 2:3 है, तो हम कहेंगे लेट एंगल A इज इक्वल टू 2x एंड एंगल B इज इक्वल टू 3x। जब भी कभी रेशो दे रखा होता है तो रेशो वाले दोनों नंबर में कोई एक कॉमन नंबर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। हमने मान लिया कि A की वैल्यू 2x के इक्वल है और B की वैल्यू 3x के इक्वल है। तो आप एक चीज़ देखिए कि मैं ये कहूँगा एंगल POY, यहाँ पर आप लिखिएगा सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, मैंने अभी लिखा ना यहाँ पर ये लीनियर पेयर वाला, ये लीनियर पेयर वाला कहाँ पर लिखा जाता है कि किसी एक स्ट्रेट लाइन पर, अगर कहीं किसी एक स्ट्रेट लाइन पर अगर किसी पॉइंट पर दो एंगल बन रहे हों, बराबर बराबर में दोनों एंगल हों, तो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये लीनियर पेयर तभी लिया जाता है जब एक स्ट्रेट लाइन की बात हो रही हो, तभी लीनियर पेयर लिया जाता है। तो आप ये देखिएगा कि जब XY एक स्ट्रेट लाइन है, XY एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल है एंगल POY, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये वाला POX, इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा। बताइए, क्योंकि XY इज अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में दे रखा है कि लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो एक तो ये बता रखा है कि जो XY है वो एक स्ट्रेट लाइन है, दूसरा बता रखा है कि जो MN है MN भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो सिंस XY इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल POY, therefore angle POY plus angle POX is equal to 180 degree, is equal to 180 degree। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लीनियर पेयर, ठीक है। और एंगल POY कितना 90 डिग्री
प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 90 को उधर ले जाओ, एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल पी ओ एक्स कितना हो गया? 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा कि जब एंगल पी ओ एक्स अब 90 डिग्री हो गया हमारे पास। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है यश? बताइए, ये आए क्यों नहीं आज तुम? बारिश कहाँ हो रही है? बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, मौसम अच्छा हो रहा है। गीला गीला हो गया था साइकिल कार पे। अच्छा अच्छा, कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ सर, गया था। ज़रूरी काम से? हाँ। अच्छा चलो ठीक है। चलिए जी देखिए, ये पी ओ एक्स जो है ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, ये जो पी ओ एक्स है ये पूरा का पूरा एंगल ये किसके इक्वल है? ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ए कितना था? 2x और बी कितना था? 3x। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 5, 5 18 था। तो x की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 18। मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे निकालनी है एंगल C की वैल्यू। तो एंगल C की वैल्यू निकालेंगे, चलो A और B की भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। देयरफॉर A इज इक्वल टू, A कितना है? 2x, तो 2 इंटू 18, A कितना हो गया? 36 डिग्री। B कितना है? 3x, तो 3 इंटू 18 ये कितना हो गया? 54 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक चीज़ तो देखी कि भाई एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। तो जब एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है तो उस पर किसी भी पॉइंट पर अगर बराबर बराबर में दो एंगल्स होंगे तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर बन जाएगा। लेकिन ये जो एम एन है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो एम एन पर पॉइंट ओ पर, एम एन स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दो एंगल कौन कौन से हैं? एक तो ये बी और एक ये एंगल सी। बी और सी दोनों के दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 180 डिग्री बन जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो आप यहाँ लिखें since MN is also a straight line, हाँ एक्चुअली x जो है ना, x 18 डिग्री नहीं है। x जो है ना, x एक टर्म है, x एक टर्म है जो दोनों उनसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि x की वैल्यू 18 डिग्री नहीं होगी, सिर्फ 18 होगी। तो x एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, जब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तब एंगल बन जाएगा पूरा, तो इसलिए उसको डिग्री लिखनी है। समझ गए? तो जब भी कभी हम ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी अभी तो 9th क्लास में, थोड़ी 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि द रेशो ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर इज़ 3:2। तो हम ये कह देंगे कि मदर की एज को 3x मान लिया और डॉटर की एज को 2x मान लिया। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो वो x की वैल्यू आएगी वो एज नहीं आएगा, वो एज नहीं आएगा, वो कोई एक नंबर आता है। हमेशा याद रखना कि जब भी कोई रेशो दे रखा होता है तो उसको किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। समझ गए? रेशो की भी कोई यूनिट नहीं होती, पता है ना? रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट प्लस होता है। तो MN is also a straight line. Therefore, B plus C is equal to 180 degree. रीजन में फिर वही लिखिए, लीनियर पेयर। अच्छा, B कितना आ चुका है? 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो C कितना आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो C कितना आ जाएगा? 10 माइनस 4 कितना हो गया? 6। और इधर बचा 17 माइनस 5 हो गया 126 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर? हाँ, चलिए उसके बाद आप देख लो
क्वेश्चन नंबर 1 वो भी ऐसे ही आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसका। इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। एक लाइन AB है, एक लाइन AB दे रखी है और एक लाइन दे रखी है CD। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। Lines AB and CD intersect at O. Full stop. If angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree। अब एक EB दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइन जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक तो AB दे रखी है और एक CD दे रखी है, ठीक है। है तो OE भी ठीक, लेकिन वो पूरी एक लंबी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रही है, वो एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो हम वो बोल रहे हैं कि इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल AOC ये वाला एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE। इन दोनों का एडिशन दे रखा है 70 डिग्री और BOD दे रखा है 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE। वो कह रहे हैं कि आप एक तो ये बताओ BOE, केवल ये वाला एंगल बताइए कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे बताएं हम। और दूसरा पूछ रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर भी ये देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर में कभी भी 3 एंगल नहीं लिए जाते, लीनियर पेयर में हम लेते 2 एंगल हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, लाइन AB लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल, ये मतलब एंगल AOE और दूसरा एंगल एंगल BOE, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम तो 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहिएगा सिंस AB since AB is a straight line, since AB is a straight line, एंगल AOE मतलब ये पूरा एंगल, एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखिएगा रीजन में लीनियर पेयर एंगल AOE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब एंगल AOE जो है ये पूरा बड़ा एंगल, ये क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल COE, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है, इन दोनों के एडिशन से ही तो आया AOE, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE और लास्ट वाला जो BOE है उसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर मैं जानता हूँ कि AOC और BOE इन दोनों का सम 70 डिग्री दे रखा है। तो AOC और BOE, AOC इनको साथ लिख लो, एंगल AOC प्लस एंगल BOE और COE को बाद में लिख लो इज इक्वल टू 180 डिग्री। और AOC और BOE कितना है, 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो एंगल COE कितना हो गया 110 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे COE नहीं पूछा, इन्होंने पूछा था कि आप रिफ्लेक्स एंगल COE बताइए। Therefore reflex angle COE is equal to रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा, किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है 360 डिग्री में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ लिखिएगा 360 डिग्री माइनस एंगल COE, तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 0 माइनस 0 हो गया 0, 6 माइनस 1 हो गया 5, 3 माइनस 1 हो गया 2, तो 250 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल COE तो हो गया 250 डिग्री। इसके अलावा इन्होंने पूछा हमसे कि एक हमको बताना है BOE, ये वाला एंगल बताना है, एंगल BOE। अब आप ये देखिएगा, ये जो CD है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, CD भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो लिखिएगा since CD is also a straight line। यश दिखाई दे रहा है? ठीक है, since CD is also a straight line, ये जो CD है ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो है ये पोर्शन, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे BOC, एंगल BOC प्लस एंगल BOD। एंगल BOC प्लस एंगल BOD, एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, समझ गए? ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो BOD है, BOD की वैल्यू तो हमें पता है 40 डिग्री है, और ये जो BOC है, BOC, ये जो पूरा बड़ा एंगल लिया है ये किस में डिवाइड हो जाएगा, एंगल BOE प्लस एंगल COE। ठीक है, तो लिखो एंगल BOE प्लस एंगल COE, एंगल BOE प्लस एंगल COE, और लास्ट में एंगल BOD की जगह लिखो 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए हमसे BOE पूछ रहे हैं और COE तो मुझे मालूम है, COE हम कैलकुलेट कर चुके हैं 110 डिग्री। ठीक, तो यहाँ लिखो एंगल BOE प्लस 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOE 110 प्लस 40 कितना हो गया 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, एंगल BOE इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। समझ गए? तो ये तो हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हुई। 6.1 के बाद में फिर आप लिखिएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म
with respect to two parallel lines types of angles formed with respect to two parallel lines. तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे corresponding angles. लिखिएगा corresponding angles are always equal. Corresponding angles are always equal. अच्छा, ये जो angles बनेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है ना with respect to two parallel lines. तो जब parallel lines बनेगी तभी ये वाला एंगल बनेंगे corresponding angles. कैसे बनेंगे देखिएगा. एक कोई भी रोड है, वो रोड सीधी जाती है और उस रोड को हमने क्या करा, उस रोड को हमने किसी डिवाइस से काट दिया, उस रोड को हमने किसी डिवाइस से बीच में से हमने काट दिया, तो उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे. हम अगर जहाँ पर उसको काटा है अगर हम वहाँ पर खड़े हो गए तो हम ये कहेंगे कि एक तो उसके राइट साइड हो गया और एक उसका लेफ्ट साइड हो गया, एक उसकी राइट साइड हो गई और एक उसकी लेफ्ट साइड हो गई. तो इसी तरीके से जब पैरेलल लाइंस है ना, तो दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल काटती है, तो काटने का मतलब क्या है, इंटरसेक्ट करती है. तो वो कैसे करेगी देखिएगा. जैसे ना एक ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन तो ये हो गई, एक लाइन तो ये हो गई ए बी, दूसरी लाइन सी डी, ए बी और सी डी, ये हो गई पैरेलल लाइंस. ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइंस हो गई और ये हमने मान लिया ये एक लाइन है एल, पूरी लाइन का नाम हमने एल दे दिया. एल इज अ ट्रांसवर्सल. ये जानते हैं, शब्द सुना है पहले कभी ट्रांसवर्सल. हाँ, दो पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन को ही हम ट्रांसवर्सल बोलते थे. दोनों लाइंस को काटते हुए आगे निकल रही है तो इसको क्या बोल दिया, ट्रांसवर्सल. ठीक है. अब देखिएगा यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन ने ये पहली वाली लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक टुकड़ा राइट साइड में, एक टुकड़ा लेफ्ट साइड में. लेकिन कुछ और तरीके से भी इसको देखा जा सकता है. राइट साइड ऊपर की तरफ, राइट साइड ऊपर की तरफ और राइट साइड नीचे की तरफ. ठीक है. ऐसे ही लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ. तो एंगल तो इस तरीके से कट रहा है ना. ऐसे ही इस लाइन को देखेंगे तो राइट साइड ऊपर की तरफ वाला एंगल, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ वाला एंगल, राइट साइड नीचे की तरफ वाला एंगल और लेफ्ट साइड नीचे की तरफ वाला एंगल. समझ गए मेरी बात की नहीं? तो हमने क्या करा कि अपराइट अप लेफ्ट, अपराइट अप लेफ्ट, ऐसी डाउन राइट डाउन लेफ्ट. समझ गए? अपराइट का मतलब क्या है कि राइट साइड का ऊपर की तरफ वाला एंगल, और अप लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड का ऊपर की तरफ वाला एंगल. डाउन राइट का मतलब क्या है, राइट साइड का नीचे की तरफ वाला एंगल, और डाउन लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड का नीचे की तरफ वाला एंगल. समझ गए मेरी बात? ठीक. तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ अप राइट. तो इसका अप राइट यहाँ हो गया और इसका अप राइट कौन सा होगा, ये भाई राइट साइड में ऊपर की तरफ वाला एंगल. यही कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. इक्वल हो गया ये. इसको बोलो एंगल 1, इसको बोलो एंगल 2. यहाँ लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. इसी तरीके से मैंने किसकी बात करी, अपराइट. दोनों अपराइट ले लिए. अब ले लो अप, वो सॉरी डाउन राइट ले लो. तो डाउन राइट मतलब इसके राइट साइड वाला नीचे की तरफ वाला एंगल, इसको बोल दो एंगल 3. इसके राइट साइड वाला नीचे की तरफ वाला एंगल, इसको बोल दो एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब ले लो आप
डाउन अप लेफ्ट ले लो, ये हो गया एंगल 5 और ये हो गया एंगल 6। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब ले लो डाउन लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ वाला एंगल इसको बोल दो एंगल 7, और लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ वाला एंगल इसको बोल दो एंगल 8। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। तो ये अप राइट, अप लेफ्ट, डाउन लेफ्ट, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ आपको लग रहा होगा सीधे सीधे देख लो ना, सीधे सीधे हमें तो दिखाई दे रहा है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि सिर्फ 2 पैरेलल लाइंस ना देकर 2 पैरेलल लाइन ऐसे दे रखी हैं, 2 पैरेलल लाइन ऐसे दे रखी हैं, ठीक। तो वहाँ पर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। तो वहाँ पर ये फंडा याद रखना, अप राइट ही इक्वल होगा, अप लेफ्ट ही इक्वल होगा, डाउन राइट ही इक्वल होगा, और डाउन लेफ्ट ही इक्वल होगा। तो ये फंडा वहाँ पर याद रखना, ठीक है जी। चलें आगे। बताओ भाई यश, क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये तो हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद आप नोट करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ये हो गए। सेकंड लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होगा? चलिए जी, तो फिर से अब बात करते हैं। अब बात करेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब पहली चीज़ तो ये है कि इंटीरियर होने चाहिए वो एंगल। तो इंटीरियर का मतलब क्या है कि देखिए एक लाइन ये बना रखी है और एक लाइन ये बना रखी है, पैरेलल लाइंस हैं। तो इन पैरेलल लाइंस के अंदर वाले, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले, बाहर वाले एंगल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप समझ ही जाएंगे। एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया, एक ये वाला एंगल हो गया और एक ये वाला एंगल हो गया। तो इसको बोल दो एंगल 1, इसको बोल दो एंगल 2, इसको बोल दो एंगल 3, इसको बोल दो एंगल 4। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि इंटीरियर अंदर वाले एंगल्स जो हैं, ये जो साथ साथ वाले एंगल दिखाई दे रहे हैं ना, कि ये इस लाइन के इस तरफ लेफ्ट साइड में दोनों साथ साथ वाले एंगल हैं, इनको तो बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। और ये जो ऐसे ही ये 2 और 4 जो है ये भी साथ साथ वाले एंगल हैं, तो ये को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। लेकिन जो अलग अलग वाली साइड के एंगल है, जैसे ये एंगल 1 हो गया इस तरफ है और एंगल 4 इस तरफ है, तो ये एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमेशा याद रहे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहाँ पर होंगे? ये पैरेलल लाइंस के अंदर होंगे, इंटीरियर में होंगे, उसको हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक इस तरफ वाला और एक इस तरफ वाला, समझ गए? तो आप यहाँ लिखें कि ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स alternate interior angles are always equal. Alternate interior angles are always equal. तो ये alternate interior angles हैं, ये सारे के सारे equal ही होंगे हमेशा. अच्छा. तो angle 1 is equal to angle 4 और angle 2 is equal to angle 3. Both these pairs are alternate interior angles. ये दोनों पेयर alternate interior angles हैं. वो इक्वल नहीं होंगे, उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा और हमने भी. तो जैसे यहाँ पर ये 4 हमने लिखे थे, ठीक है, तो यहाँ पर तो बराबर में ब्रैकेट लगा कर लिख दीजिए कि ऑल दीज 4 पेयर्स ऑफ एंगल्स आर corresponding all these 4 pairs of angles are corresponding angles. ये हो गया. अब इसी तरीके से इसी में ये जो alternate interior angles लिखा है, इसी में मैं डायग्राम अलग नहीं बना रहा हूँ, इसी में समझा दूंगा. को इंटीरियर क्या है, यहाँ पर हम ये कहेंगे एंड एंगल 1 एंड एंगल 3 आर angle 1 and angle 3 are co-interior angles and angle 2 and angle 4 are also co-interior angles. तो angle 2 और angle 4 जो हैं ये भी co-interior angles ही होंगे. और जो co-interior angles होते हैं वो इक्वल नहीं होते. co-interior angles का सम 180 डिग्री के बराबर होता है. तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री. लिखिएगा सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. कई बार ये भी कहा जाता है कि को इंटीरियर एंगल्स और सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री का मतलब ही ये कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के बराबर हो उसी को हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं. सप्लीमेंट्री में 2 से ज़्यादा होता है. सप्लीमेंट्री में हाँ, सप्लीमेंट्री में 2 से ज़्यादा हो सकता है. लीनियर पेयर में नहीं कहते हैं कि 2 से ज़्यादा, वो आप समझ गए होंगे क्योंकि उसका नाम ही लीनियर पेयर है. तो पेयर में 2 ही एंगल आएंगे, इस वजह से 2 एंगल लेकर चलते हैं. अब यहाँ पर एक काम करते हैं, आप आइए पेज नंबर 101 पर, एग्जाम्पल नंबर 4 पर.
पेज नंबर 101, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में एक फिगर दे रखी है हमको, इन फिगर 6.24, इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, if PQ is parallel to RS and angle MXQ is equal to 135 degree and angle MYR is equal to 40 degree, find angle XMY। ठीक है, तो जरा देखिएगा, दो लाइन्स हैं जो आपस में पैरेलल दे रखी हैं, PQ और RS। अब दिक्कत ये है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तब तो मैं इसको कह देता कि ट्रांसवर्सल स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये तो टेढ़ी लाइन है, एक बार ऐसे जा रही है फिर ऐसे जा रही है। तो इन्होंने दिया ये वाला पॉइंट इन्होंने दिया x, ये वाला बीच का पॉइंट है m, ये वाला पॉइंट है y, x m y। तो ये है 135 डिग्री, डिग्री, और इधर है 40 डिग्री। इधर है 40 डिग्री। तो बोल रहे हैं कि आप एंगल एक्स एम वाई बताइए, ये जो बीच वाला पूरा एंगल है ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल चाहिए, ट्रांसवर्सल बन नहीं पा रही है क्योंकि टेढ़ी लाइन है, सीधी लाइन नहीं है। तो जिस पॉइंट पर वो लाइन टेढ़ी हो रही है वहीं पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो आप। आप लिखिएगा कंस्ट्रक्शन इसमें लिखें ड्रॉ अ लाइन, जैसे पी क्यू आर एस है तो आप इसको ले लो पी क्यू आर एस टी यू, ड्रॉ अ लाइन TU पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS। भाई अगर एक लाइन मैंने TU ले ली वो PQ के पैरेलल है तो RS के तो पैरेलल अपने आप ही होगी। ड्रॉ अ लाइन TU पैरेलल टू PQ पैरेलल टू RS। passing through capital M, passing through capital M as shown, कि ये लाइन कैपिटल M से पास कर रही है as shown। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर, एक तो ये वाला एंगल, अब ये बता दो, अब ये एक्स एम ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, अब तो ये सीधी लाइन है ना, तो इसमें कोई कट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये अब ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ। ये लाइन है पैरेलल पी क्यू और टी यू, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले दोनों एंगल क्या बोलेंगे इनको, वो इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, अगर एक इस तरफ होता और एक इस तरफ होता तो ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, नाउ सिंस PQ
Now since PQ is parallel to DU and XM is acting like a transversal, तो एंगल QXM प्लस एंगल XMU, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखिएगा को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, तो QXM कितना हो गया 135 डिग्री और एंगल XMU, अब 135 को उधर ले जाओ, एंगल XMU इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, इधर 6 बचा तो 16 माइनस 13 कितना हो गया 3, तो एंगल XMU तो आ गया 35 डिग्री के। उसके बाद अब ये देखिए कि ये जो TU है ये RS के भी तो पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल हो जाएंगे। हम ये कहेंगे कि सिंस TU is parallel to RS and MY is acting like a transversal, MY is acting like a transversal, तो एंगल UMY is equal to angle MYR और रीजन में क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल UMY इज इक्वल टू एंगल MYR, मतलब एंगल UMY इज इक्वल टू हो गया 40 डिग्री। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। तो हमसे पूछा जा रहा है कि XMY बताना है, तो XMU और UMY अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल निकल जाएगा। Add equation 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो एंगल XMU प्लस एंगल UMY इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री। अच्छा, अब एंगल XMU कितना है, एंगल XMU और UMY को ऐड करेंगे तो XMY हो जाएगा। तो ये हमारा एंगल XMY की वैल्यू होगी 75 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इतना कर दीजिए। तो इसमें अभी आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, पहले और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तब होमवर्क नहीं होगा। चलिए जी, ओके।